नमस्कार। आज की इस परिचर्चा में मैं हरदान चौधरी आधार क्लासेस बालोतरा की तरफ से सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, या मैं कहूं कि अर्थशास्त्रियों, गणितज्ञ और सांख्यिकीविदों, क्योंकि आज जिस मुद्दे पे हम बात करेंगे ये मुद्दा उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपनी योग्यता में अर्थशास्त्र, सांख्यिकी या गणित जैसे विषयों का चयन कर रखा है। तो राजस्थान सरकार के द्वारा RSMSSB बोर्ड के द्वारा अभी एक विज्ञप्ति जारी हुई है, जिस विज्ञप्ति के अंतर्गत हम आज बात करने वाले हैं वो विज्ञप्ति है संगणक भर्ती परीक्षा। संगणक भर्ती परीक्षा राजस्थान सरकार की आर्थिक एवं सांख्यिकी जो विभाग है उसकी भर्ती है, और ये अभी भर्ती 2023 की जो भर्ती है अभी हुई है। और इसके अंतर्गत आज हम कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बात करेंगे कि इसमें कुल कितने पद है, इसमें योग्यता क्या है, वेतनमान क्या है, या इसमें पात्रता क्या है, कितने न्यूनतम अंक लाने होते हैं, इसका पाठ्यक्रम क्या है, इसके संबंध में क्या रणनीति होनी चाहिए, उन सभी मुद्दों पे बात करेंगे। तो अपन एक एक मुद्दे पे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें पद, बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि पहली बार इतिहास के अंदर संगणक भर्ती में 500 से अधिक 583 पद 583 फर्स्ट टाइम इतिहास इस संगणक भर्ती का अगर देखें 2012 या 2018 की हम बात करें तब 400 पद थे, 2021 की बात करें तो 230 पद थे, यानी कि इस बार लगभग 600 पदों की भर्ती आई है। ये अपने आप में बहुत बड़ी भर्ती है, और क्योंकि बड़ी भर्ती इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि इसकी जो पात्रता है वो अपने आप में एक स्पेसिफिक है कि लोगों को सीमित करती है, ज़्यादा लोगों की इसके अंदर एंट्री नहीं हो सकती। तो ये बहुत बड़ी इस बार भर्ती है 2023 की, जिसमें 583 पद है। दूसरी जो इससे संबंधित महत्वपूर्ण बात है वेतनमान। ये L8 जो पे मैट्रिक्स है राजस्थान सरकार की, L8 2800 ग्रेड पे, जो पुराना हमारा चलता था 2800 ग्रेड पे, उसकी भर्ती है। इसके अंतर्गत पात्रता की हम बात करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें है वो है पात्रता। प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान दें कि इसकी पात्रता के अंतर्गत एक इंपॉर्टेंट है कि यूजी यानी स्नातक स्तर में 3 विषयों में से कोई एक विषय होना आपका आवश्यक है। एक तो है अर्थशास्त्र, दूसरी है सांख्यिकी स्टैटिक्स, और तीसरा है गणित। यानी कोई भी ऐसा विद्यार्थी जिसने स्नातक स्तर पर, स्नातक यूजी लेवल, यूजी चाहे वो आर्ट्स है या साइंस है या कॉमर्स है, कोई सा भी है, तीनों स्ट्रीम में, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, तीनों स्ट्रीम के इसके अंतर्गत विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आपके जो यूजी लेवल के अंतर्गत जो विषय पढ़े हैं उसमें अर्थशास्त्र, सांख्यिकी और गणित, इन तीनों में से कोई एक विषय होना आवश्यक है। जिनमें जिस भी विद्यार्थी के अर्थशास्त्र, सांख्यिकी या गणित में से कोई एक विषय है वो इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। कॉमर्स के सभी विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं इसमें। साइंस, जिसने मैथमेटिक्स से बीएससी की है वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और आर्ट्स में जिस विद्यार्थी के अर्थशास्त्र या सांख्यिकी, उनमें से कोई भी एक विषय ग्रेजुएशन लेवल पे रहा है वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसके अंतर्गत आपको एक मांगते हैं कंप्यूटर कोर्स। कंप्यूटर कोर्स की हम राजस्थान के लेवल में विशेष तौर से बात करें तो सभी बच्चे जो RKCL का कोर्स करते हैं, वो RKCL का कोर्स अगर आपके पास न्यूनतम रूप से ये है, इससे ऊपर के लेवल का है तो अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम RKCL लेवल का अगर आपने कोर्स कर रखा है तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हो। ये विशेष तौर से ध्यान रखें। तो हम इसी की आज महत्वपूर्ण बात यही मैं समझाने वाला था कि ये बड़ी क्यों है। बड़ी इसलिए है कि 583 पद है और इसमें आवेदन बांध दिया है कि जिसके अर्थशास्त्र नहीं है वो आवेदन नहीं कर सकता। मान लो किसी बच्चे ने ग्रेजुएशन लेवल पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल पढ़ी है तो वो बच्चा इसके लिए आवेदन ही नहीं कर सकता। बीएससी बायोलॉजी से की है वो बच्चा इसके लिए आवेदन ही नहीं कर सकता। हिंदी, सोशियोलॉजी या मान लो और कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसने लिया है जिसमें अर्थशास्त्र या सांख्यिकी नहीं है,
वो बच्चा इसके लिए आवेदन ही नहीं कर सकता। तो ये अपने आप में लोगों का दायरा सीमित करती है, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है, यानी ज़्यादा बच्चे इसके अंदर प्रवेश नहीं ले सकते। जिनके पास ये योग्यता है वो बच्चे ही आवेदन कर सकते हैं, इसलिए ये अपने आप में बहुत बड़ी भर्ती है। दूसरा, अब ये इसमें एक इम्पॉर्टेंट है कि न्यूनतम आपको 40% अंक आपको इसमें अर्जित करने आवश्यक है, यानी 40% से कम अंक अगर आप लाते हो परीक्षा के दौरान तो आप इसके अंदर योग्य नहीं हो पाओगे। आपको न्यूनतम रूप से अगर इस परीक्षा को पास करना है तो 40% न्यूनतम लाना है, उससे अधिक जो भी कट ऑफ रहेगी उस तक अपने को जाना है। तो एक बार फिर इसको ध्यान से देख लें कि बहुत बड़े पद है, पहले की तुलना में 230 की अगर हम तुलना करें तो लगभग ये आपके 2.5 गुना पद जो 2021 में वैकेंसी आई थी उसके 2.5 गुना पद है जो इस बार की वैकेंसी के अंदर आए हैं। अब इसकी पात्रता से संबंधित एक इंपॉर्टेंट और है आयु। 18 से 40 वर्ष की आयु होनी चाहिए। कब? 1 जनवरी 2024, ये डेट ध्यान रखना है। 1 जनवरी 2024 तक जिसकी 18 से 40 वर्ष तक की आयु है वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एक सीधी सादी गणित है, कोई ज़्यादा। एक महत्वपूर्ण इसके अंदर आवेदन करने वालों के लिए ये ध्यान रखें, 12/7 यानी 12 जुलाई से आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं और 18/8 तक ये आवेदन प्रक्रिया चलेगी। ई मित्र के माध्यम से आप SSO अपनी ID के माध्यम से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और परीक्षा की जो तिथि है विज्ञापन के अंदर ही घोषित कर दी है, वो 14 अक्टूबर है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, 14 अक्टूबर, यानी कि लगभग अगर आप इस विज्ञप्ति की डेट से बात करें तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 महीने का टाइम दिया है। 3 महीने, ज़्यादा तो न ज़्यादा टाइम है और ना ही कम टाइम है। इस भर्ती का आगे सिलेबस है, हम डिस्कस करेंगे। उस सिलेबस को अगर देखते हैं और उसकी तैयारी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो ये कोई ज़्यादा कम समय नहीं है, अच्छा समय है। अच्छी रणनीति के साथ अगर आप तैयारी करो तो इसको परीक्षा को आसानी से आप पास कर सकते हो। और ये 14 आप मान के चलो ये फिक्स है, इसमें बदलाव होने की बहुत ही कम संभावना है, कोई संभावना नहीं है, क्योंकि वर्तमान जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों के अंतर्गत जो परीक्षा तिथि निर्धारित हुई है इस परीक्षा तिथि को परीक्षा होनी है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, 14 अक्टूबर 2023। अब बात करते हैं इसके पाठ्यक्रम की। आज की सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है इसके पाठ्यक्रम की, कि अपन देखते हैं इसके पाठ्यक्रम में क्या क्या है, कौन कौन से बातें पूछी जाएगी और किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, वो सब आज हम बात करेंगे। तो इसके पाठ्यक्रम के 2 पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर हम बात करते हैं तो उसमें जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, इसके 30 क्वेश्चन आते हैं। 100 नंबर का पेपर होगा, टोटल 2 घंटे की समय अवधि होगी। 100 नंबर का पेपर है, 2 घंटे की समय अवधि है, यानी 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। 100 क्वेश्चन में से पार्ट ए में आपके 30 क्वेश्चन होंगे जो किसके होंगे, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, और उसमें क्या क्या है उसकी भी हम आगे बात करेंगे और इसके अंतर्गत करंट अफेयर्स भी शामिल है। और पार्ट जो बी है, बी पार्ट के अंदर है वो आएगी सांख्यिकी, स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स, और इसके साथ कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चन भी इसमें शामिल है। वो है 70 मार्क्स के, यानी दोनों मिलाकर कितने हैं, 100 मार्क्स के हैं। आपको सेपरेटली कोई 40% नहीं लाने हैं, इन दोनों को यानी ए प्लस बी दोनों पार्ट 100 में से आपको न्यूनतम 40 अंक लाने हैं। जो 100 में से न्यूनतम 40 अंक लाएगा वो योग्यता रखेगा और उसके बाद में जैसी कट ऑफ होगी उसके अनुसार आपका चयन होगा। तो ये इसके लिए महत्वपूर्ण है कि 2 पार्ट होंगे, ए और बी। ए में 30 के राजस्थान जी के से संबंधित होगी और बी पार्ट है उसमें 70 क्वेश्चन होंगे तो जो इस विषय से संबंधित होंगे, यानी सांख्यिकी, अर्थशास्त्र और गणित। चलो, ये एक हमारे एनालिसिस का पार्ट है कि हम तुलना करें कि ये भर्ती किस लेवल की है, यानी इसकी कट ऑफ कितनी जाने की पीछे जो ट्रेंड रहा है वो कितनी जाती है और इस बार आगे क्या हो सकता है उसकी हम बात करें। ये विशेष तौर से परीक्षा के बाद में निर्भर करता है कि कट ऑफ कितनी जाएगी, क्योंकि निर्भर करता है पेपर का स्तर कैसा है। फिर भी हम सामान्य रूप से अगर ध्यान रखें तो पिछली बार की तुलना में, जैसा कि मैंने बताया, इस बार 583 पद है, यानी पिछली की तुलना में 230 जो पिछली बार थे उससे 2.5 गुना पद है।
पद 2.5 गुना बढ़ गए, यानी दुगुने से भी ज्यादा हो गए। और आवेदन उतने नहीं बढ़ेंगे जितने पद बढ़े हैं, आवेदन पदों की तुलना में कम बढ़ेंगे, फिर भी आवेदन बढ़ने की संभावना है। पिछली बार की जो अंतिम कट ऑफ है वो जनरल की 68% है, ओबीसी की 67 है, एससी की 55 ही रही है, एसटी की 60 है, ईडब्ल्यूएस की 60 है और इसकी भी एमबीसी की भी 60। यानी हम एक बात कर सकते हैं मोटे रूप से ये 60 to 70% की एक रेंज है जिसके अंतर्गत ये कट ऑफ पिछली बार रही है। और जैसा इसका सिलेबस है और जैसे प्रतिभागी है, अगर पिछले जैसा ही पेपर का स्तर रहा तो इस बार भी इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, लगभग यही रहने की संभावना रहेगी। फिर भी वो पेपर पे निर्भर करेगा कि पेपर कैसा आता है। ये थोड़ा हमें दिमाग में रखना है कि तैयारी का हमें स्तर कैसा करना है, कि हमें किस लेवल तक तैयारी करनी है। कि 70% तो अपन अभी से मान के चलें कि हमको न्यूनतम मार्क्स लाने ही हैं, तब जाके हम इस रेस में शामिल होंगे। यानी आपको 100 में से 70 क्वेश्चन सही करने हैं। अब ये भी आगे बताएंगे कि आप किस प्रकार किस रणनीति से तैयारी करें कि आप 100 में से 70 क्वेश्चन तक आप न्यूनतम सही कर लें नेगेटिव मार्किंग के बाद में। नेगेटिव 1/3 आपकी इसमें नेगेटिव मार्किंग है, ये आप विशेष तौर से ध्यान रखें। एक क्वेश्चन का 1/3 है वो नेगेटिव मार्किंग है। अब ये विस्तृत सिलेबस है, हम इसका जो अभी आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये पार्ट ए है, यानी जनरल नॉलेज जो दिया है उसकी बात कर रहे हैं पार्ट ए में। ये पार्ट ए के अंतर्गत 3 जो सब टॉपिक है उसके अंतर्गत बांटा गया है। पहला टॉपिक है ज्योग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेज एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ राजस्थान। नॉर्मली आप किसी भी भर्ती की तैयारी करते हो राजस्थान से संबंधित, तो उसके अंतर्गत ये इसकी इस वैकेंसी के लिए कोई अलग नहीं है। ये आप दूसरी जो भी वैकेंसी है जिसकी तैयारी करते हो उन सब वैकेंसियों के अंतर्गत भी ये शामिल रहता है। तो इसके अंतर्गत क्या है हम इसमें बात करें। पहला है मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन, एक सामान्य जो हम राजस्थान के भौतिक विभाजन पढ़ते हैं वो विभाजन है। वेजिटेशन एंड सोयल यानी वनस्पति और मृदा। नेचुरल रिसोर्सेज प्राकृतिक संसाधन जिसमें क्या है मिनरल्स खनिज, फॉरेस्ट वन, वाटर जल, लाइव स्टॉक पशुधन, वाइल्ड लाइफ यानी कि जो ये अपने वन्य जीव होते हैं वो है, और उनका कंजर्वेशन कैसे किया जाता है। इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन यानी पर्यावरण संरक्षण के लिए हमारे यहाँ पर क्या क्या रणनीतियाँ हैं उससे संबंधित। और मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट इंदिरा गांधी कैनाल है या आपका चंबल कैनाल है या दूसरे माही बजाज परियोजना है, इस टाइप के जो मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट है वो इसमें है। हैंडीक्राफ्ट्स, हस्तशिल्प, डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड स्कीम ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ये बहुत इस भर्ती के लिए इंपॉर्टेंट है जिस पे आपको विशेष फोकस करना है, क्योंकि ये भर्ती आर्थिक और सांख्यिकी विभाग की है। और आर्थिक और सांख्यिकी विभाग जैसा कि अगर आप अवेयर है, आप पढ़ते हो, तो राजस्थान के अंदर एक पुस्तक प्रत्येक साल बजट से पहले जारी होती है, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा। जो कौन जारी करता है, इसी संगणक भर्ती का जो मूल विभाग है, संगणक भर्ती का जो मूल विभाग है यानी आर्थिक और सांख्यिकी विभाग, आर्थिक व सांख्यिकी विभाग, ये वो जारी करती है आर्थिक समीक्षा। और ये जो अपन ने देखा है ना कि डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड स्कीम ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ये उस आर्थिक समीक्षा में बहुत ज़्यादा दिया होता है। उसके अलावा जो हम करंट अफेयर्स के जितने भी पढ़ते हैं उसके अंतर्गत भी राजस्थान सरकार की वर्तमान में जो भी योजनाएं चलती है, चाहे वो वृद्धाओं के लिए हो, स्टूडेंट्स के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, किसानों के लिए हो, जितनी भी योजनाएं हैं वो इसके लिए आप इस पर विशेष फोकस करना, इससे क्वेश्चन ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं। वेरियस रिसोर्सेज ऑफ पावर एंड पॉपुलेशन इन राजस्थान, यानी हमारे ऊर्जा के संसाधन और जनसंख्या है उससे रिलेटेड भी इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये ए पार्ट है का ए भाग, पहला भाग है। फिर दूसरा भाग है वो हिस्ट्री, कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ राजस्थान, राजस्थान की हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, राजस्थान का इतिहास, जिसमें क्या है फेमस हिस्टोरिकल एंड कल्चरल प्लेसेज ऑफ राजस्थान, यानी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जो हमारे स्थान हैं वो है। फोक लिटरेचर, लोक साहित्य, लोक कला, लोक नृत्य, ठीक है, लोक देवियाँ, लोक देवता, फोक म्यूजिक यानी लोक संगीत है, लोक नृत्य है, मेले हैं, फेस्टिवल त्यौहार है, ठीक है, कस्टम आभूषण है, ज्वेलरी है, ठीक है, फेमस किले, फोर्ट है, टेम्पल है यानी कि जो अपने मंदिर है, हवेलियां हैं, ठीक है, संत है राजस्थान के, पेंटिंग है,
पेंटिंग की वेरियस स्कूल है, मेजर टूरिस्ट सेंटर एंड हेरिटेज कंजर्वेशन, यानी प्रमुख पर्यटन स्तर और हेरिटेज संरक्षण के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, ये इतिहास का पार्ट है। और लास्ट का जो पार्ट है वो है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में इंडिया का भी है और राजस्थान का भी है, थोड़ा ये ध्यान रखना है। मेजर डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के अंतर्गत भी क्या क्या नए मेजर डेवलपमेंट हुए हैं, जैसे अभी चंद्रयान छोड़ा है तो वो भी हमारा चंद्रयान 3 है, वो इसका एक पार्ट है, आपका क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा करंट इवेंट्स है जो राजस्थान और इंडिया के जितनी भी करंट की जो है, आप लगभग पिछले 6 महीने या 2023 की तो हम आशा करते ही हैं कि वो करंट इसकी बढ़े। ये जो पार्ट है, ये पार्ट हमारा कितने का है, 30 मार्क्स का। इसमें से कितने क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन इसमें से आएंगे। ये किन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये उन विद्यार्थियों की इंपॉर्टेंट है जो साइंस बैकग्राउंड से है या कॉमर्स फील्ड के हैं, क्योंकि उनके लिए राजस्थान जी की अपेक्षाकृत इतना तैयार नहीं होता। तो आप इस पे विशेष ध्यान दें कि ये 30 नंबर आप कैसे अर्जित करें। इसमें आर्ट्स के विद्यार्थी अपने आप को कंफर्ट महसूस करते हैं और इसमें जो साइंस और कॉमर्स के विद्यार्थी है उनको थोड़ी परेशानी होती है, तो आप इस पे ध्यान दें। ये 30 नंबर का ये पार्ट है, तो इसमें 30 में से आप लगभग एक मोटा मोटा डिवाइजेशन ये है कि 10 नंबर की ज्योग्राफी आएगी, मोटा मोटा 10 नंबर की हिस्ट्री आएगी और 10 नंबर की करंट आएगी। फिर भी कहीं हो सकता है 12-13 क्वेश्चन आ जाए किसी पार्ट में से और किसी में से 7-8 भी आ जाए। तो ये इसका पार्ट ए है। अब हम बात करते हैं पार्ट बी की। पार्ट बी बहुत इंपॉर्टेंट भाग है, स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स। ये हमारे 70 नंबर का है, बहुत बड़ा पार्ट है और 70 नंबर का है। ये सिलेक्शन का आधार है उनके लिए जो बच्चे हिस्ट्री में तो या ज्योग्राफी में या राजस्थान जीके में हम कहें वो अपने आप में कंफर्ट है, लेकिन दूसरे सब्जेक्ट इसमें कंफर्ट कम है, उनके लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं इसमें सांख्यिकी के अंतर्गत क्या है, इकोनॉमिक्स के अंदर स्टैटिक्स का क्या पार्ट है, इकोनॉमिक्स का क्या है और मैथमेटिक्स का क्या है। सबसे पहले आता है पार्ट, इसका फर्स्ट यूनिट है वो है सांख्यिकी की, वो है कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन एंड डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन एंड मूवमेंट्स। ये नाम लिखी हुई यूनिट अपने आप में छोटी लग रही है, क्योंकि हम आगे देखें तो कुछ यूनिटें बहुत बड़ी बड़ी लिख रही है, लेकिन ये जितनी नाम में छोटी दिख रही है इसी की तुलना में इससे क्वेश्चन हैं वो ज़्यादा आते हैं। ये प्राइमरी स्टेज है जो बच्चे हम ज़्यादातर जैसे हम पढ़ते हैं मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इवन 10वीं तक ही पढ़ लेते हैं, या 12वीं तक बात करें तो ये हम सब पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन है, कलेक्शन यानी आंकड़ों का संग्रहण कैसे किया जाता है, उनको बांटा कैसे जाता है, क्लासिफिकेशन कैसे करें, उनको टेबल में कैसे लें, उनके डायग्राम कैसे बनाएं, डाटा जो हम संग्रहण करते हैं, आंकड़े होते हैं, उन आंकड़ों का प्रेजेंटेशन कैसे होता है। कई सारे टाइप की जो हमारी सीरीज होती है, जैसे हमारी व्यक्तिगत श्रेणी है, खंडित श्रेणी है या सतत श्रेणी है, इन सब श्रेणियों में उनको कैसे डाटाओं को प्रेजेंटेशन करें टेबुलेशन के साथ और डायग्रामेटिकली। इसमें कई सारे बार डायग्राम, पाई डायग्राम या दूसरे जो चार्ट बनते हैं वो इसमें आएंगे। सेंट्रल टेंडेंसी में मोटे रूप से हम बात करते हैं एक्स बार यानी समांतर माध्य, और एम फॉर मीडियन और जेड फॉर बहुलक मोड जिसकी बात करते हैं, और इसके साथ साथ जीएम यानी ज्योमेट्रिक मीन और एचएम यानी हार्मोनिक मीन, ये सेंट्रल टेंडेंसी का पार्ट है। डिस्पर्जन के अंदर आपके पूछे जा सकते हैं जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन है या प्रास जिसको हम कहते हैं, रेंज है, ठीक है, ये सब इसके पार्ट है। मूवमेंट्स भी इसका पार्ट है। तो ये लगभग 3 चैप्टरों की हम बात कर सकते हैं। इसके अंदर 3 चैप्टर है। पहला चैप्टर क्लासिफिकेशन, कलेक्शन, टेबुलेशन और ये डाटा का प्रेजेंटेशन है। दूसरा सेंट्रल टेंडेंसी का, तीसरा डिस्पर्जन और मूवमेंट्स का है ये। उसके बाद में दूसरा है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। ये थोड़ा सा हम कहें कि एडवांस पार्ट इसका मान सकते हैं ग्रेजुएशन लेवल के बच्चों के लिए। ज़्यादा एडवांस नहीं है क्योंकि जिन्होंने सांख्यिकी पढ़ी है वो सब कोरिलेशन और उसके कोएफिशिएंट, कोरिलेशन हम सबको पता है कार्ल पियर्सन का जो हम पढ़ते हैं, और एक जो रैंक कोरिलेशन पढ़ते हैं, ये दोनों इसमें मेन इसके पार्ट है। और लीनियर रिग्रेशन जो इसी के अगला पार्ट है, ये पढ़ते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद में डिज़ाइन ऑफ सैंपल सर्वे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये पार्ट जितना
ये जो दो पार्ट थे इसका हम कह सकते हैं कि ये एक मैथमेटिकली बात थी कि हम इसको कोरिलेशन कैसे निकालते हैं आंकड़ों से, या मीन मोड मीडियन कैसे निकालते हैं। लेकिन ये जो यूनिट है ये उन पे बात न करे कि हम कैसे निकालते हैं। ये जो सांख्यिकी की थ्योरी है उसकी बात करेगी कि सैंपलिंग यूनिट क्या होती है, सैंपलिंग फ्रेम, यानी हमें कोई चीज़ का सैंपल करना है तो उसकी फ्रेम क्या करनी, कैसे बनानी पड़ेगी, सैंपलिंग फ्रैक्शन क्या होता है, सैंपलिंग विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी जब हम सैंपलिंग करते हैं तो रिप्लेसमेंट के साथ कैसे करेंगे, बिना रिप्लेसमेंट के सैंपलिंग कैसे करेंगे, ये पूरी थ्योरेटिकल बात है। पॉपुलेशन पैरामीटर एंड सैंपल एस्टिमेटर। पॉपुलेशन किसको कहते हैं, समग्र, यानी देश की अर्थव्यवस्था है वो समग्र है, वो पॉपुलेशन है, और उसमें से अगर मैं किसी एक दो व्यक्ति की आय का अनुमान लगाऊं तो वो क्या एक तरीके का सैंपल है। तो सैंपल और पॉपुलेशन के अंतर्गत क्या इनके अंदर रिलेशन होते हैं, इनके एस्टिमेटर कैसे होते हैं। पॉपुलेशन का होता है उसको पैरामीटर कहते हैं, और सैंपल का होता है उसको एस्टिमेटर कहते हैं। यानी सैंपल का कोई मीन मान लो x है बार, वो कितना है, तो उसके आधार पर हम पॉपुलेशन का x बार निकालना चाहें, यानी देश के मान लो मैंने 10 लोगों की आय का पता किया, 10 लोगों की वार्षिक आय मान लो 1 लाख रुपए मिली, तो उसके आधार पे मुझे देश की आय का अनुमान लगाना है, तो वो सब इसका पार्ट है। और फिर ये सैंपलिंग के कुछ टाइप है, सिंपल रैंडम सैंपलिंग, एकदम साधारण स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, सिस्टमेटिक सैंपलिंग और क्लस्टर सैंपलिंग। ये पूरी तीसरा जो पार्ट है ये पूरा सैंपलिंग का है। सैंपलिंग थ्योरेटिकल पार्ट है, ना कि ये मैथमेटिकल पार्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। विशेषकर इसकी जब भी तैयारी करें ये ध्यान दें कि इसका हमको ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ना है, न कि इसका हमें मैथमेटिकल पार्ट। ज़्यादा से ज़्यादा मैथमेटिकली पढ़ना है, लेकिन ज़्यादा जोर है वो थ्योरेटिकल पार्ट पे देना है। फिर है टाइम सीरीज एनालिसिस, ये थ्योरेटिकल और मैथमेटिकल दोनों हैं। इसमें से कई बार अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, वो उसके भी हम बात करेंगे क्या क्या है। और फिर इंडेक्स नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें से, क्योंकि ये लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड। इंडेक्स नंबर से हम क्या करते हैं, लोगों के जीवन स्तर को जानने के लिए, या जैसे आप पढ़ते हो या न्यूज़पेपर में आती है कि इंडिया के अंदर महंगाई ये बढ़ गई घट गई, तो उसके लिए जो इंडेक्स नंबर काम में लिया जाता है, जिसमें WPI, CPI होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो सब इंडेक्स है, वो कैसे ज्ञात किए जाते हैं, उनके लिए क्या क्या टेक्निक्स होती है, क्या फॉर्मूलाज होते हैं, कैसे हम लेते हैं, वो इसमें आता है। जैसे इंडेक्स नंबर, इसके यूज क्या है, जैसे मैंने कहा ना कि महंगाई ज्ञात करने के लिए या लोगों का जीवन स्तर ज्ञात करने के लिए इंडेक्स नंबर का काम में लेंगे। टाइप्स एंड लिमिटेशंस, इसके कितने टाइप होते हैं, लिमिटेशन है, ठीक है, किस प्रकार हम इंडेक्स नंबर बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर है। सिंपल और वेटेड इंडेक्स नंबर कैसे निकालते हैं, सिंपल वेटेड एवरेज प्राइस इंडेक्स कैसे निकालते हैं, चेन बेस्ड और इंडेक्स नंबर कैसे, यानी, और बेस शिफ्टिंग जैसे मान लो किसी जगह का आधार वर्ष 2010-11 है या 11-12 है, उसको मुझे 2020-21 पे लाना है, तो वो कैसे करते हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, यानी लोगों के जीवन स्तर को कैसे ज्ञात करना है, उसके लिए इस इंडेक्स नंबर को पढ़ते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं और मैथमेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं, तो इस पर भी विशेष ध्यान दें। इसके बाद में विटल स्टैटिक्स का मतलब होता है कि हमारी जो जनसंख्या से संबंधित हम कई ऐसे आंकड़े, जैसे आप पढ़ते हो सामान्य ज्ञान में, जब उसमें आता है कि जन्म दर इतनी रही, मृत्यु दर इतनी रही, या शिशु मृत्यु दर इतनी रही, या मातृत्व मृत्यु दर इतनी रही, ये सब निकालने के लिए हम विटल स्टैटिक्स का काम में लेते हैं। और तो इसमें कलेक्शन ऑफ विटल स्टैटिक्स, किस प्रकार हम ऐसे आंकड़ों का संग्रहण करते हैं, और मेजरमेंट ऑफ मोर्टेलिटी एंड फर्टिलिटी रेट, यानी मातृत्व दर और जो फर्टिलिटी प्रजनन दर है उनको किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं, और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, यानी जनसंख्या वृद्धि दर कैसे ज्ञात करते हैं, ये इसका पार्ट है। इसमें से भी कुछ क्वेश्चन अच्छे आने के रहते हैं, और ये ज़्यादा टफ नहीं है, ये सिंपल है। अगर आप इसके 8-10 फॉर्मूले और इसके टाइप्स पढ़ लेते हो तो ये आपके लिए हो सकता है। फिर है ये 7वां, स्टैटिकल सिस्टम एंड स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया एंड राजस्थान। ये प्योरली थ्योरेटिकल है, इसमें किसी प्रकार का कोई गणित का क्वेश्चन नहीं आने वाला। ये जो 7वां है इसमें पूरे ये कह रहा है कि भारत और राजस्थान के अंदर जो सांख्यिकी से संबंधित जितने भी संगठन हैं उनकी क्या कार्य प्रणाली है, वो किसके अधीन काम करते हैं, उनका काम का उद्देश्य क्या होता है, वो क्या कलेक्ट करते हैं, कैसे करते हैं। जैसे सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंटिंग, राष्ट्रीय जो अकाउंटिंग है वो कैसे होती है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन,
मिनिस्ट्री, इसमें आपसे ऐसे पूछे जा सकते हैं ये मिनिस्ट्री क्या है, किसके अधीन काम कर रही है, इसके मिनिस्टर कौन है, इसके कौन कौन से डिवीजन हैं, क्या क्या डिवीजन वो काम करते हैं, ऐसे आ सकते हैं। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस CSO, या कभी किसी ज़माने में इसको CSO तो CSO ही था, लेकिन इसको पहले CSO, O का मतलब ऑर्गेनाइजेशन था, अब उसको बदल के क्या कर दिया है, ऑफिस। ये भारत में क्या करता है, CSO राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम की जो कैलकुलेशन का काम करता है वो CSO करता है। इसके अलावा और भी दूसरे काम करते हैं। तो CSO क्या है, क्या काम करता है, इसका ऑफिस कहाँ है, क्या नहीं है। NSSO आंकड़े कलेक्शन का काम करता है, ये भी कैसे काम करता है। इसके अलावा रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया भी क्या काम करता है। नीति आयोग क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और ये डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स राजस्थान, ये राजस्थान का है। और इससे सब पहले के जो संस्थाएं हैं वो भारत सरकार की संस्थाएं हैं। ये क्या काम करती है, ये है। तो यहां तक का जो पार्ट यानी 1 to 7 जो हमने देखा है, 1 to 7, ये पूरा पार्ट है वो है सांख्यिकी का, यानी बहुत बड़ा भाग है इसके अंदर सांख्यिकी का। अगर हम बात करें कि 17 नंबर के ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है 70 नंबर का, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो इस 70 नंबर में सबसे बड़ा पार्ट है वो कौन सा है, सांख्यिकी का है। सांख्यिकी वाले में से ये चीज बात की। फिर 8वें नंबर से स्टार्ट होता है इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट कोई ज़्यादा बड़ा पार्ट नहीं है, एक छोटा पार्ट है जिसमें सिंपली पूछा है लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, यानी मांग और पूर्ति का नियम क्या है, कैसे मांग निर्धारित होती है, कैसे पूर्ति निर्धारित होती है, मांग को कौन से तत्व प्रभावित करते हैं, पूर्ति को कौन से तत्व प्रभावित करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी, यानी मांग की लोच क्या है, किस टाइप की होती है, कितने टाइप की होती है, कितनी श्रेणियां होती है, ठीक है, कीमत लोच क्या होती है, आय लोच क्या होती है, तिरछी लोच क्या होती है, ये सब इसके अंतर्गत है। डिमांड फॉरकास्टिंग, यानी किसी चीज़ के लिए भविष्य में कितनी मांग होगी उसका अनुमान लगाना है। प्राइस डिटरमिनेशन, कैसे कीमत निर्धारित होती है। सिंपली जैसे हम पढ़ते हैं कि जहाँ डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर होते हैं वहाँ कीमत निर्धारित होती है, तो वो हम इसमें पढ़ते हैं। और इसके बाद में ये इसके अंदर विभिन्न प्रकार के मार्केट है, राष्ट्रीय आय है, ये है इकोनॉमिक ग्रोथ किसको कहते हैं, प्लानिंग है, इन्फ्लेशन है, मनी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। ये एक छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। उसके बाद में इकोनॉमी ऑफ राजस्थान की इकोनॉमी, ये काफ़ी कुछ आपके जो 30 नंबर का हमने पहले पार्ट की बात की थी उसी का पार्ट है, थोड़ा कुछ अलग है। जैसे एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, लाइव स्टॉक उसमें भी था, यहाँ पर भी है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो अलग है। पब्लिक फाइनेंस, स्टेट इनकम, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट, ये राजस्थान की है। और उसके बाद में एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, गणित का थोड़ा सा पार्ट है। डेसिमल फ्रैक्शन या दशमलव भिन्न है, प्रतिशत है, दर और अनुपात है, एवरेज है यानी औसत है, सिंपल और कंपाउंड, इंटरेस्ट रेट है और स्क्वायर रूट है। और लास्ट है 11वां बेसिक ऑफ कंप्यूटर, MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनेट, ये लास्ट है। ये तो बड़ा बात करें इसमें मोटे रूप से, तो ये जब अगर हम इस सिलेबस की बात करें तो इस सिलेबस के अंतर्गत 2 पार्ट हो गए, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए जो 30 नंबर का है वो पूरी तरीके से राजस्थान जीके का है, और पार्ट जो बी है 70 नंबर का है वो संबंधित विषय का है। तो ये हमारे लिए विशेष तौर से ध्यान रखना है। संबंधित विषय में भी सांख्यिकी का वेटेज है वो सबसे ज़्यादा है, और बाकी जो विषय है उनका वेटेज है वो हमारे लिए यहाँ अपेक्षाकृत कम है। तो मोटे रूप से ये हमारा सिलेबस है। अब बात आती है कि हमें इसकी व्यू रचना कैसे बनानी है, इसको पढ़ना कैसे है, किस हिसाब से तैयारी करनी है। अब जब ये 30 नंबर का है तो हमें इस हिसाब से अपनी प्लानिंग करनी है कि 30 और 70 इन दोनों को मिलाकर हमारी कम से कम आज भी अपन टारगेट 75 से 80 नंबर तक का लेके चले, ताकि हम एक सेफ जोन में रहें। तो इसके लिए आप 2-3 चीज़ों का विशेष तौर से ध्यान रखें। संख्या की जब भी पढ़ें आप अपना अनावश्यक समय इसके ज़्यादा गणितीय प्रश्न हल करने पर नहीं लगाएं, इसकी बजाय आप ज़्यादा से ज़्यादा इसकी थ्योरी पढ़ें। हिंदी मीडियम के विद्यार्थी जो एक हमारे सबसे ज़्यादा प्रचलित रहती है वो है कैलाश नाथ नागर की किताब है, उसको आप पढ़ते हो तो उसके अंतर्गत बहुत कुछ सांख्यिकी की जो हिंदी में दे रखी, हिंदी मीडियम का एक ही रामबाण है और कोई इलाज नहीं है। कैलाश नाथ नागर पढ़ो,
इसके अलावा 11th-12th के अंतर्गत जो हमारी किताबें चलती है अर्थशास्त्र की, उसमें आपके अर्थशास्त्र वाला पार्ट भी क्लियर करेगा, प्लस आपके जो सांख्यिकी वाला पार्ट है, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, वो भी उससे हम पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा जो हम अर्थशास्त्र की बात कर रहे हैं, तो अर्थशास्त्र मैंने कहा 11th-12th की जो राजस्थान बोर्ड की किताबें हैं उससे आप पढ़ते हो तो ये आपके पार्ट है वो क्लियर हो सकता है। और ये जो लास्ट में एक गणित का पार्ट दिया था कि दशमलव भिन्न है, प्रतिशत है, ये आप किसी भी 7वीं 8वीं की अगर किताब में पढ़ते हो तो उन सभी किताबों के अंतर्गत दिया हुआ है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा गणित, ये है तो ये एक तरीके से देखने से गणित के रूप में, लेकिन प्रश्न आते हैं वो गणित के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी के भी आते हैं। हमारा आज हमने इस मुद्दे पे डिस्कस किया है, आपके जो क्वेरीज होगी उन पर का भी हम सॉल्यूशन करेंगे। और साथ ही साथ हम आगामी समय में आधार क्लासेस बालोत्रा पर इससे संबंधित एक टेस्ट सीरीज है वो शुरू करने वाले हैं। उस टेस्ट सीरीज के अंतर्गत हम 12 टेस्ट का प्लान कर रहे हैं, जिन 12 टेस्ट के अंतर्गत जो 6 टेस्ट है वो आपके टॉपिक वाइज कवर किए जाएंगे और प्लस 6 टेस्ट है वो होल टेस्ट होंगे। उसके बारे में आगामी वीडियो के अंतर्गत आपको पूरा डिटेल से बता दिया जाएगा कि टेस्ट का शेड्यूल क्या रहेगा, किस प्रकार रहेगी। सभी विद्यार्थियों को मेरी शुभकामनाएं, पूर्ण लगन के साथ लगे रहो, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। जय हिंद।